नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड में उद्योग के लिए निवेश बढ़ाने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इसके जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कारोबारियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस इन्वेस्टर मीट से 1 लाख करोड़ का निवेश झारखंड का लक्ष्य रखा गया है। निवेश के जरिए झारखंड में 5 लाख रोजगार के सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है। इन्वेस्टर्स मीट के जरिए उद्योगपतियों को झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खासकर टाटा समूह, डालमिया सीमेंट, होंडा कॉर्स, आधुनिक पावर, जेबीएम ग्रुप, जीआरसी, अडानी पावर समेत कई बड़ी कंपनियों के एमडी और डायरेक्टर के साथ और प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन निवेश के माहौल को लेकर सवाल प्रदेश के कारोबारी ही खड़े कर रहे हैं। उद्योग जगत से जुड़े लोगों के पास समस्याओं का अंबार है। सरकार शिकायतों पर गौर नहीं फरमाती। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही लाल फीताशाही और लाइसेंस रिन्यूअल में भी धांधली से कारोबारी परेशान है। ऐसे में सवाल है कि जब झारखंड के कारोबारी ही पसते तो फिर निवेश आएगा भी तो कैसे। झारखंड में नए इन्वेस्टर्स को लुभाने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है, लेकिन भरोसे के इस जाल में नए निवेशक कितना फंस पाएंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका विश्वास जीतने में कितने कामयाब हो पाएंगे, इसका परिणाम तो आने वाले 2 दिनों में नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रदेश में पहले से मौजूद इंडस्ट्री किस तरह की परेशानियों से जूझ रही है और सरकारी उदासीनता के कारण उनका अस्तित्व खतरे में क्यों है। दरअसल झारखंड में सिंगल विंडो सिस्टम फेल है, लैंड बैंक बेअसर साबित हो रहा है, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है, प्रदूषण विभाग में भी कई फाइलें अटकी पड़ी हैं, सरकार की जरूरतों में लोकल इंडस्ट्री शामिल नहीं है, सब्सिडी के लाभ से टेक्सटाइल्स सहित कई कंपनियां वंचित हैं, एमएसएमई के लैंड ऑक्शन के लिए अलग से स्लॉट नहीं है, लैंड अलॉटमेंट में भी कई विसंगतियां हैं, लाइसेंस रिन्यूअल कराने में पैसों का खेल चल रहा है। कोरोना काल में भी सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है। न मार्केट की सुविधा है। 1.5 साल हो गए, कोरोना में तबाह हो गया उद्योग। कोई आगे नहीं पूछने वाला हो रहा है कि उद्योग कैसे चले, क्या परेशानी है, कैसे ठीक होंगे आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं, हर चीज में तो अड़ंगा है। कारोबारियों को ये तक पता नहीं कि अपनी जरूरतों को लेकर वो जाएं भी तो किनके पास। जमीन की अनुपलब्धता और महंगी बिजली की समस्या से कारोबारी बेहद परेशान हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी सरकार फोकस नहीं कर पा रही। जो लोगों ने पूंजी अपनी जमा पूंजी जमीन पर लगाई है वो अभी दर दर घूम रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर लोग उद्यमी लोगों को फंसा कर रखते हैं। आपको पोल्यूशन के लिए, आपको फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, ये बड़ा छोटा छोटा चीज में लोगों को दौड़ाते रहते हैं। अभी क्या होता है कि अव्यावहारिक चीज़ों के लिए बार बार जाना पड़ता है अधिकारियों के पास, मंत्रालय के पास। उसमें काफ़ी समय भी खर्च होता है और जो कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री है वो भी बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ों पे काम करना होगा। लाइसेंस कम या नहीं, कंपल्सन टू कंप्लेन मोड में चला जाना होगा और समयबद्ध सीमा पे राइट टू सर्विस एक्ट बना के इंडस्ट्री के लिए काम करना होगा। तब लगेगा कि ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है इंडस्ट्री लगाने के लिए और तब उद्योगपति आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। रांची के तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया के कई कारोबारी मानते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को आप झूठी चीजें दिखाकर राज्य में निवेश का न्योता नहीं दे सकते। स्थानीय कारोबारी भी मानते हैं कि सरकार उन्हें विश्वास में लिए बगैर नए निवेशकों का भरोसा जीत नहीं सकती। सवाल कई हैं जिस पर अब सरकार को ही गौर फरमाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट के बाद अब खबर के मायने को समझिए कि क्यों कारोबारियों की सांसें झारखंड में फूल रही है और झारखंड इन्वेस्टर्स समिट पर क्यों प्रदेश के उद्योग जगत हेमंत सरकार को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल झारखंड में उद्योग से जुड़े लोगों के पास समस्याओं का अंबार है। कारोबारियों की शिकायत पर सरकार ध्यान नहीं देती है। लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार उद्योग के लिए एक बड़ी समस्या है और सब्सिडी के लाभ से टेक्सटाइल समेत कई कंपनियां वंचित हैं। प्रदेश में पहले से मौजूद उद्योगों को बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार की व्यवस्था से कभी कारोबारियों में नाराजगी है। दरअसल झारखंड में उद्योग के लिए बेहद जरूरी सिंगल विंडो सिस्टम फेल साबित हो रहा है। बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उद्योग के लिए लैंड अलॉटमेंट में खामियां हैं। लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए पैसे का खेल। कोरोना काल में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है, वहीं जिससे प्रदेश के उद्योगपतियों में बेहद नाराजगी और परेशान भी है। चले बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं धर्मांतरण की। बिहार के बांका जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्म परिवर्तन कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन चांदन, बेलहर और फुल्ली डूमर प्रखंडों में ऐसी कई आदिवासी परिवार हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया। और आखिर क्यों लोग करते हैं धर्मांतरण, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। घर के बाहर लगा ये क्रॉस का निशान बताने के लिए काफी है कि इस घर में रहने वाले ईसाई हैं। गांव का नाम नाढ़ातरी है और ये बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड में स्थित है। इस गांव के अधिकांश घरों के बाहर आपको क्रॉस का ये निशान देखने को मिल जाएगा, यानी यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ये ईसाई रहे हों। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को गरीबी और बीमारी ने धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर दिया। तो गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई धर्म वाला प्रलोभन दे करके शिक्षा के लिए, शादी विवाह के लिए, सिंचाई के लिए हर तरह का प्रलोभन दे करके गरीबी का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन कराता है। कटोरिया प्रखंड के मेनकाटेह गांव की तस्वीर भी हूबहू नाढ़ातरी की तरह ही है। गांव में गरीबी का बसेरा है, जिसकी वजह से अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हैं ये यहाँ के शिक्षकों लोगों ने। स्वास्थ्य लोगों का व्यवस्था, हम लोगों का स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ नहीं है। ईसाई धर्म हो या नहीं हो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है कि वहाँ का मतलब हम लोगों को यही है कि व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कोई भी दे, चाहे ईसाई दे, मुस्लिम दे, सिख दे, ईसाई दे, कोई भी दे, हम लोगों का बच्चे को पढ़ाई से मतलब है। अच्छा, आप उस ओर जाएंगे। ये हाल सिर्फ एक दो गांव का नहीं है। बांका जिले के अधिकांश आदिवासी बहुल इलाकों में आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। चपेट में बांका जिले के बौसी, बेलहर, चांदन, कटोरिया और फुल्ली डूमर प्रखंड का आदिवासी बहुल क्षेत्र इसकी चपेट में आ चुका है और इसके पीछे मिशनरी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके चलते हजारों लोग अब तक प्रलोभन के चक्कर में आकर आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में मतांतरण अपना कर चुके हैं। एक तरफ धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ आदिवासी बहुल इलाके में भीतिया पंचायत के पूर्व मुखिया जागेश्वर मरांडी जैसे कुछ लोग भी हैं जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उन्हें समझा बुझाकर वापस अपने धर्म में लाया जाए। अपने मकसद में वो एक हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन गरीबी और ईसाई मिशनरीज के बल के सामने ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। अब खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बांका जिले के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। दरअसल बांका जिला आदिवासी बहुल झारखंड राज्य का सीमावर्ती इलाका है और बिहार की आबादी में 6% आदिवासी है।
गरीबी और शिक्षा से जूझ रहे आदिवासी और आदिवासियों को पैसों का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। धर्म बदलने के बावजूद मूल धर्म का पालन करते हैं और बाहरी तौर पर नए धर्म का पालन दिखावे के लिए करते हैं। चले बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार में बाढ़ की। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है और बिहार में फिर से बाढ़ के हालात बना दिए हैं। सड़क तो छोड़ दीजिए, अस्पताल और दफ्तरों तक में पानी घुस चुका है। गंगा मैया से मनुहार की ये तस्वीरें कटिहार की है। गंगा ने रौद्र रूप धरा तो कटिहार कई सालों बाद पानी पानी हो गया। बारिश और गंगा के बढ़े जलस्तर ने बरारी, कुर्सेला और मनिहारी के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है, जिससे लाचार महिलाओं ने गंगा मैया से जान की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग के गंगा माई के प्रणाम करते हैं कि हे गंगा माई हम लोग को माफ कीजिए, जो गलती किए हैं। हम लोग को माल जाल बकरी बच्चा सब कुछ पानी में, कुछ माल जाल के खाने के लिए नहीं है, भूसा भूसा कुछ नहीं है, सब डूब गया। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से 4,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास हैं और यहाँ पर देखिए नाव का प्रचालन शुरू हो गया है। हालांकि डीएम ने नाव के प्रचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है कि गंडक की जैसे जैसे तेज धारा जो है जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है लोगों को रिस्क बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम ने अलर्ट जारी किया है। जो सदर अनुमंडल के जो 6 प्रखंड हैं, खासकर कुचायकोट सदर प्रखंड है, माझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर, इन प्रखंडों के जो निचली इलाका है वहाँ बाढ़ का जो है वो त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। और देखें आप भी कि जो गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसमें तेज बहाव भी है। सदर प्रखंड के रामनगर के लोगों का कहना है कि बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन करें तो क्या करें। कॉमन दिक्कत हमनी के ना वो न बना पानी बना खेत में जायदाद बा आ ना कुछ बा, तो दिक्कत आदमी के नहीं खे। तो आप लोगों को कैसे आना पड़ता है? नाव से आना पड़ता है या फिर नाव से आता है? नाव से। और बीमारी होने के बाद कैसे आप लोग आती हैं? तो वह मुँह तो केव मर जाइए केव जी जाई, नहीं से आई। गंडक का जलस्तर बढ़ने से बगहा जिला भी प्रभावित है। नदी का पानी नेपाल बॉर्डर पर स्थित झंडूटोला एसएसबी कैंप में घुस गया है। कैंप में करीब 3 फीट पानी लगा हुआ है। एसएसबी के जवानों ने ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर अपना नया ठिकाना बना लिया है, जबकि आसपास के इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि फिलहाल बिहार में हालात चिंताजनक नहीं है, लेकिन नेपाल से आता पानी चिंता का सबब बना हुआ है। नेपाल में जितना रोड बन रहा है, जितना पेड़ काटा जा रहा है, उस वजह से पानी बड़ा का जो फ्लो है बड़ा स्टीप है, बड़ा फास्ट पानी का फ्लो होता है और वो सिल्ट के साथ यहाँ पर आता है। ये तो एक मेजर समस्या है बिहार के लिए, जो नेपाल से पानी यहाँ इंटर करता है। करीब 1 सप्ताह पहले तक बिहार में बाढ़ के हालात में सुधार होता दिख रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार होती बारिश ने हालात को फिर से बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर तो समझिए कि क्यों बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ने दोबारा दस्तक दी, जिससे लोग परेशान हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। दरअसल कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और दर्जनों पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सड़कों, दफ्तरों तक घुस गया है बाढ़ का पानी और लोगों की जो समस्याएं एक बार फिर से बढ़ गई है और काफी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खेल के महाकुंभ ओलंपिक में खिलाड़ियों की सफलता पर तालियां बजाना तो सभी जानते हैं, उनका स्वागत करना भी जानते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी यदि अब सिस्टम की खामियों के चलते सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर होता है, तो हम उसकी मदद करने के बजाय अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उस खिलाड़ी पर ही दोष मढ़ देते हैं। देखिए झारखंड की नेशनल तीरंदाज अंकिता को सिस्टम से मिले दर्द की ये कहानी। अपने दोनों हाथों में 45 पदकों का भार उठाए जूनियर नेशनल तीरंदाज अंकिता कुमारी आज सिस्टम से पूछ रही है कि सरकार की नजरों में खिलाड़ियों की मेहनत और उनके जीते हुए पदकों का क्या मोल है।
रांची के अनगढ़ा प्रखंड के जोना बस्ती की रहने वाली अंकिता ने नेशनल लेवल पर 4 गोल्ड सहित कुल 8 पदक जीते हैं। बावजूद इसके अंकिता पिछले 1 साल से अपने स्कॉलरशिप के 72,000 रुपए की राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। हालांकि बैंक खाता नंबर और आधार नंबर जमा करने पर 30,000 की कैश अवार्ड की राशि तो खाते में आ गई, लेकिन 72,000 की राशि विभागीय गलतियों की वजह से अब तक नहीं भेजी जा सकी है। एक एप्लीकेशन है और एक जो गलत बताया गया था कि आपका अकाउंट नंबर पासबुक नंबर गलत है, उसका ही है। मेरे पास इक्विपमेंट की कमी है, स्कॉलरशिप से ही हम इक्विपमेंट खरीदेंगे। पापा का इतना कमाई नहीं है कि जिससे मेरा वो खरीद दे, तो हम अपना स्कॉलरशिप से खरीदना चाहते हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और प्लेयर के साथ ना हो। अंकिता बेहद गरीब परिवार से आती है। सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भरोसा देती है, लेकिन इस नेशनल लेवल की खिलाड़ी के साथ ऐसा होता दिख नहीं रहा। जबकि अंकिता के माता पिता भी अपनी बेटी को मदद पहुंचाने की अपील न्यूज़ 18 के जरिए कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे खेले हैं, कुल मेरा 8 पदक है नेशनल में, 4 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर। मेरा सबसे पहला नेशनल है मिनी नेशनल, जिसमें हम 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज लिए थे, और जो आंध्र प्रदेश में हुआ था तिरुपति। और इंदौर हम खेलने गए थे SDFI स्कूल नेशनल। उतना बड़ा आदमी नहीं है, हम थोड़ा सहिया का काम कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड जो है वो गार्ड का काम कर रहे हैं, उसको महीना 2,000 केवल मिल रहा है, 2,200 मिल रहा है, और उसमें हम लोग कैसे खरीद दे सके 1-1.5 लाख का सामान इसका धनुष वाला। अंकिता का सपना है कि वो स्कॉलरशिप की राशि से अपने लिए इक्विपमेंट खरीदेंगी ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके, लेकिन सरकारी गलियों और फाइलों में उसके स्कॉलरशिप के 72,000 रुपये कहां गुम हो गए, किसी को पता नहीं। नेशनल तीरंदाज अंकिता कुमारी पिछले 1 साल से खेल निदेशालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। हर बार उसे कोई न कोई बहाना बनाकर घर भेज दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि खाता संख्या और आधार संख्या अगर सही है तो कैश अवार्ड की राशि तो सही खाते में आ गई, लेकिन फिर स्कॉलरशिप की राशि खाते में क्यों नहीं आ रही। सवाल यह है कि पदकों का वजन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब अंकिता के लिए उसे उठाना मुश्किल साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पदक की कीमत वही जानता है जो पदक जीतना जानता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। अब खबर के मायनों को समझिए कि झारखंड में तीरंदाज से जुड़े खिलाड़ियों का क्या हाल है। दरअसल झारखंड के सरकारी आर्चरी सेंटर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की सेंटर में कमी है। तीरंदाज सेंटर पर आधुनिक इक्विपमेंट की कमी है। संसाधनों की कमी से खिलाड़ी निजी सेंटर जाने को मजबूर होते हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। खिलाड़ियों को लेकर किए गए सरकारी वादों को अमल में लाने की जरूरत है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।